गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में, जिनका टाइम पीरियड जनरली 1000 से 1200 के बीच में कैटेगराइज करके हम देख सकते हैं। पहले मैं बता दूं, यहाँ से इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से पिछले कुछ ईयर्स में हमें ये ट्रेंड देखने को मिला है कि इन डायनेस्टीज़ के किंग्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे डायनेस्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से हमें किंग्स के नाम को याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम भी फील होती है, और यही कारण है कि यूपीएससी भी यहाँ से प्रश्न पूछने का उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो जनरली वो नाम दे देगा कि ये व्यक्ति किस डायनेस्टी का, सामने डायनेस्टी का नाम लिखा होगा, फिर आपसे पूछेगा कि ये सही है या गलत है। हालांकि इस प्रकार का प्रश्न केवल एक ही देखने को मिला है 2022 में केवल, उसके बाद इस तरीके का कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे और ज़्यादा डीपली नहीं उतरेंगे। जिस तरीके से हमने गुप्ता एरा को देखा था और मौर्यन एरा को देखा और चोलों को भी देखा, उस तरीके से हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ओवरव्यू देखे ऊपरी देखने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रश्न यहाँ से बनता है, अगर वो डुएबल है, तो ऐसी स्थिति में हम केवल कन्फ्यूजन की स्थिति में न रहें, हम उसको बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही वाली इमेज है, और इस इमेज में हमने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। ये 750 से 1000 CE वाला ये भी कंप्लीट कर लिया, और इसका हमने ये इंपीरियल चोला वाला भी कंप्लीट कर लिया, और हमारी बारी है ये वाला करने की। 1000 से 1200 के बीच में नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कई सारी राजपूत डायनेस्टी देखने को मिलती है। पहली बात बस इतना याद रखिएगा, ये राजपूत डायनेस्टी कहाँ से आती है, तो इसके बारे में भी देखते हैं हम। तो चाहमान देखने को मिलते हैं, परमार है, गहड़वाल है, तोमर है, चंदेल है, सोलंकी है, ये कुछ डायनेस्टीज हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पे इमर्ज कैसे हुए ये अचानक से, देखते हैं जरा एक सेकेंड। तो इनका इमरजेंस जनरली इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर मतभेद है। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि जो विदेशी आक्रांता जो भारत के अंदर आए थे, हूण आए भारत में, कुषाण आए, शक आए, और भी हमने देखे थे जो हूण भी आगे, ठीक है, एक कालभ्र करके भी एक लोग देखने को मिलते हैं जो बाहर से ही आते हैं। तो ये लोग आने के हमें जिक्र मिलता है, लेकिन भारतीय समाज में आने के बाद में ये वापस गए, इस बात का हमें कोई जिक्र नहीं मिलता है, ना ही कोई ग्रंथ हमें बताता है कि ये वापस भी गए कि नहीं गए। तो इतिहासकारों के एक सेक्शन का ये मानना है कि ये लोग कहीं ना कहीं जा कर के भारतीय समाज में घुल मिल गए, और घुल मिलने के बाद में इन्होंने ब्राह्मणों की मदद से अपने आप को क्षत्रिय वंश के रूप में स्थापित कराया। क्षत्रिय यानी कि जो क्षत्रिय वर्ण था उसमें इन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठा दिलाई। और चूँकि जैसे कि हमने देखा था कि धीरे धीरे कोई डायनेस्टी पिछली वाली जो होती है वो अपने कुछ जो कमज़ोर राजा होते हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ छोटे से स्थान पर रूल करते रहते हैं, तो वही लोग वही बाद में सामंत बन जाते हैं अगले आने वाले शासकों के, और ये उनके सामंत के रूप में काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि गुर्जर प्रतिहार इन सब का अंत होता है एक समय के बाद में, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, इन सब का अंत होता है, और फिर इन्हीं के जो सामंत थे, जो हो सकता है संभवतः यही लोग हों, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, और यहाँ से ही हमें ये राजपूत डायनेस्टी का मतलब इमरजेंस देखने को मिलता है। इतिहासकारों के एक सेक्शन का मत ये भी है कि ये राजपूत डायनेस्टी ये बाहर के लोग ना होकर के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके अपने आप को, जो क्षत्रिय वंश के लोग थे कुछ, उन लोगों ने अपने आप को प्रतिष्ठा दिलाई। ब्राह्मणों को दान दिया, भूमि दी, और ये काफ़ी शक्तिशाली थे क्योंकि इनके पास ज़मीन थी और ये रूल भी करते थे। तो इस वजह से तो ये कोई बाहर के नहीं, तो वह मतलब भारत के आंतरिक क्षेत्र के ही लोग हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे ये सर्वमान्य मत यही है कि ये लोग बाहर के जो लोग थे वही कहीं ना कहीं ये क्षत्रिय वंश के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इस स्टेटमेंट को एक कथन है जो और पुष्ट करता है। इसकी वजह ये भी है क्योंकि इन जो शासक थे इन्होंने क्या किया कि अपनी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए ब्राह्मणों की मदद से इन्होंने अपने को दैवीय शक्ति रूप में दर्शाने का प्रयास किया। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भूमि से इनका लगाव था, इनके पास भूमि थी, परिवार सम्मान था, इन्होंने आपस में ही फैमिली रिलेशन भी बनाए, ब्राह्मणों का महिमा मंडन किया, और ब्राह्मणों की मदद से इन्होंने अपने आप को, किसी ने सूर्यवंशी कहलवाया, किसी ने चंद्रवंशी कहलवाया। चंद्रवंशी मतलब कृष्ण के वंशज, और सूर्यवंशी मतलब राम की वंशज। इसमें एक स्टोरी और चलती है, क्या कि ये ऋषि वशिष्ठ थे, इनकी गाय थी कामधेनु, इच्छा पूर्ति गाय, जो सबकी इच्छा पूरी करती थी, वो चोरी हो जाती है। ठीक है, चोरी होने के बाद में ये ऋषि वशिष्ठ माउंट आबू में एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ से उस पवित्र कुंड से, अग्नि कुंड से 4 जो
कह सकते हैं कि बलवान लोग मतलब उत्पन्न हुए, प्रतिहार, चाहमान और ये बुंदेलखंड के चंदेल और मालवा के परमार। तो प्रतिहारों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ नहीं, मतलब सिर्फ मिथ है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। इसकी सिर्फ वजह यही है कि ये अपने आप को भगवान के तुल्य साबित करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो ये कहाँ से आए इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया। मैं फिर भी कहूँगा कि ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी ठीक है, हम देखेंगे इसको। तो ये ऋषि वशिष्ठ के बारे में मैंने बताया, इनकी कामधेनु गाय थी, वो चोरी हो जाती है, उसके बाद में यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद में ये 4 डायनेस्टीज उत्पन्न होती हैं। तो इसमें जो पहले राजपूत, जो अग्निकुंड राजपूत कुल के लोग कहलाते हैं। तो इनमें हम प्रतिहारों को पढ़ चुके हैं, बाकी के 3 चाहमान, चंदेल और परमार, इनको आज देखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं 1000 से 1200 AD के बीच का जो नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में। तो इमरजेंस ऑफ राजपूत डायनेस्टी देखने को मिलता है। तो ये चाहमान, चंदेल, परमार ये देख लिया हमने। तो इसमें हम चाहमान डायनेस्टी को सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। चाहमान, इन्हें चौहान भी कहते हैं। ये अजमेर से रूल किया करते थे। एक्चुअली में इनकी राजधानी साकंबरी हुआ करती थी। साकंबरी जो सांबर झील है ना, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहते थे। तो साकंबरी से रूल करते थे। साकंबरी के चाहमान भी बोलते हैं। प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे और इनका जो संस्थापक था सिंहराज, ये पहले इनके अंडर में काम करते थे, लेकिन जैसे इनको पावर मिली कुछ तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उसके बाद महाराजा धिराज की उपाधि लेते हैं। जो भी राजा अपने आप को इस टाइम पीरियड में मतलब बनवाता है तो वो जनरली महाराजा धिराज, परम भट्टारक, परम महाराजा धिराज जैसी उपाधियाँ लेता है, जिससे कि लोगों के बीच में उसका जो ऑरा है, जो उसका महिमा मंडन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। इसके बाद में इसके संस्था मतलब और शासक आते हैं, विग्रह राज 2, अजय राज। तो इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम याद रखना है कि हाँ विग्रह राज आते हैं, ठीक है। विजय राज, अजय राज, विजय राज नहीं अजय राज। और अजय राज को इसलिए याद रखना है कि इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की थी, और यही थे जिन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की। और ये फिर इसके बाद में मुझे विग्रह राज 4 देखने को मिलते हैं। तो इनका टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड उसको याद रखना है आपको, 11 से लेकर के 12th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड है, बस खत्म कहानी। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था। ये फिर जो विग्रह राज 4 आते हैं, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने 1191 में तोमरों से दिल्ली छीना था और उस पर कब्जा किया। हालांकि उन्हें बाद में बतौर सामंत बने रहने दिया था कि आप हमारे सामंत के रूप में काम करिए। और यही थे जिन्होंने राजधानी साकंबरी से अजमेर लेकर के गए थे। और इसी काल में एक वो इमारत बनती है जो 2.5 दिन का झोपड़ा, पहले मंदिर हुआ करता था। और इस पर इन्होंने ये एक लेखककार भी हैं, तो उन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था, संस्कृत में हरिकेली नाटक। और ये इस मंदिर की दीवारों पे लिखा हुआ था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक उसको कन्वर्ट करता है एक इस्लामिक स्ट्रक्चर के रूप में। तो इसकी दीवारों पे हमें आज भी ये हरिकेली नाटक देखने को मिलता है। तो पूछा जाता है कि बताइए 2.5 दिन के झोपड़ा पर हमें कौन सा नाटक देखने को मिलता है? तो हरिकेली। किसने लिखा था? विग्रह राज 4 ने। किस भाषा में? संस्कृत। इसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं काफ़ी फेमसली। तो इनका टाइम पीरियड थोड़ा याद रखिए, 1177 से लेकर के 1192 AD। और बताया जाता है कि 11 साल की उम्र में ही ये राजा बन जाते हैं। और इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, राय पिथौरा। और इन्होंने अपने जो पड़ोसी राजा थे उन सब पे आक्रमण किया था। इसमें चंदेल थे, गैड़वाल थे, चालुक्य थे। चालुक्य शासक भीम द्वितीय, गैड़वाल शासक जयचंद को भी हराया था, परमार जी को भी हराया था। बताया जाता है परमार जी परमार जी जो देव था वो काफ़ी कमज़ोर शासक था और डरपोक था। तो इस वजह से ये जब ये अटैक करते हैं तो इसके बाद में ये परमार जी देव भाग जाता है। तो इसके बाद में इनके जो सेनापति होते हैं आला और उदल, ये दोनों के दोनों उस चंदेल वंश की ओर से लड़ाई लड़ते हैं, जिसको हम महोबा की प्रसिद्ध लड़ाई के रूप में देखते हैं, जिसमें ये आला उदल की मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। ओके, तो इसके बाद में ये इनके काल में राजकवि भी देखने को मिलते हैं। चंद्रवरदायित्य, जिन्होंने पृथ्वीराज राजस्व लिखी थी, और जैनका, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। तो जय विजय ऐसे याद रखिएगा, पृथ्वीराज विजय तो जैनका। और फिर इसके क्रम में ये हरि राजा करके अंतिम शासक देखने को मिलता है, जिसने ऐबक को पराजित कर दिया था। ये जनरली अपनी जो शाखा है ये रणथंबोर ले गए थे बाद में, जब ऐबक द्वारा पराजित हो जाते हैं तो ये रणथंबोर में मतलब इनकी एक शाखा देखी जाती है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पे जाकर अटैक करता है तो वो भी दी एंड हो जाता है उसका। यहाँ पे हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बात देख लेते हैं कि इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। पहला तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। तो ये किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ में लड़ा गया था। तो इसमें ये मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं
और मोहम्मद गौरी को जान बख्श देते हैं। लेकिन जब दूसरी बार जब मोहम्मद गौरी पूरी साजो सज्जो सेना के साथ में आता है तो उसके बाद में ये हार जाते हैं और इस हार में के बाद में जिनकी मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी इस तरीके से उत्तर भारत में अपना कब्जा जमाने में सफल रहता है। और फिर इसके आगे की जो भी कहानी वो हम जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है उसमें देखेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि ये पृथ्वीराज जो रासो है इसके अंदर हमें एक अलग ही वर्जन देखने को मिलता है। तो बताया जाता है कि जो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान है ये दोनों काफ़ी मित्र होते थे, शुरुआत से ही बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे। तो जब तराइन के द्वितीय युद्ध में जब हार हो जाती है तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ले जाता है। पकड़ को ले जाने के बाद में तो ऐसी बात चलती थी कि पृथ्वीराज चौहान ना 7 तवे भेद करके किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं आंख बंद करके। तो मोहम्मद गौरी को ये काफ़ी अचंभित लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा ट्राई करके दिखाइए। तो ट्राई करने के में तो चंद्रबरदाई ने इनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो इस तरह की एक राइमिंग लाइन बनाई और उनको पकड़ाई और ये सोच करके उन्होंने तीर मारा और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी एक मिथ है क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम अरब जो सोर्सेज हैं उनको देखते हैं तो वहाँ पे पता लगता है कि जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु है वो बीमारी के कारण हुई थी, ना कि इनके मारने के कारण। तो ये चहमन डायनेस्टी में इतना याद रखना है आपको। एक तो ये संस्थापक कौन था, सिंहराज था। फिर बिग्रेराज, अजयराज 2 अजमेर की स्थापना, बिग्रेराज 4 आते हैं जिन्होंने बीसल देवी कहते हैं। और ये हरी किली नाटक वाला कहानी याद रखनी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ये तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय, महोबा की लड़ाई। और ये चंद्रबरदाई वाला तो याद ही रहता है पृथ्वीराज रासो। और ये फिर बुंदेलखंड। अब बुंदेल डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो ये बुंदेलखंड में चंदेल डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। तो चंदेल ये भी प्रतिहारों के ही सामंत थे। तो हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जब अगर आपको याद हो तो हमने देखा था यहाँ पे क्या देखा था कि प्रतिहारों का जो रीजन था वो ये था। तो अजमेर भी इधर पे ही आ रहा है, ये राजस्थान के अंदर अजमेर। और अभी बुंदेलखंड वाला रीजन भी इनके अंदर आया। तो ये कहाँ के इनके सामंत होंगे, पहले प्रतिहारों के ही होंगे, सीधी सी बात है। मालवा देखेंगे तो मालवा रीजन में हमें जनरली कुछ जो राष्ट्रकूटों का रीजन है वो देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो मालवा के परमार थे वो राष्ट्रकूटों के सामंत निकलते हैं। ये वाली बात याद रखनी है। तो देखते हैं बुंदेलखंड के चंदेलों के बारे में। तो प्रतिहारों के सामंत थे। इनका संस्थापक कौन था, नन्नू का। याद रखना है, नन्नू का इनका संस्थापक था। इनकी राजधानी खजुराहो हुआ करती थी। उनकी क्या थी, जो चाहमान थे उनकी अजमेर और शाकंभरी 2 हुआ करती थी। पहले शाकंभरी थी लेकिन उसके बाद में ट्रांसफर करके अजमेर लेके जाते हैं। तो इनका संस्थापक नन्नू का था। 831 तो अगर आपको ध्यान रखना है कि 9th सेंचुरी AD में इनकी स्थापना होती है। इनका एक शासक था बागपति। फिर इसके बाद में जी बागपति के 2 बेटे हैं, जयशक्ति और विजय शक्ति। तो इनको जेजा और विजा करके नाम बुलाते थे। तो इनके पुत्रों ने क्या किया, मतलब महोबा अभिलेख में हमें पता लगता है कि इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और इसीलिए इनका जो प्रांत था, जो बुंदेलखंड था, उसको जेजा भुक्ति नाम से भी जानते हैं, जेजा भुक्ति। तो फिर इसके बाद में हमें एक श्रीहर्ष देखने को मिलते हैं और यशोवर्मन। तो यशोवर्मन वही है जिन्होंने लक्ष्मण मंदिर बनवाया था खजुराहो के अंदर। और ये अच्छा, जनरली एक बात और याद रखिए कि इसमें जो है जो ऊपर की जो शासक है चंदेल डायनेस्टी जो हम देख रहे हैं वो जनरली उस समय तक प्रतिहारों के मातहत ही रहते थे। स्वतंत्र तो घोषित कर दिया था लेकिन फिर भी ये प्रतिहारों के ही एक अंडर में काम करते थे। लेकिन जब धंगदेव आते हैं तो ये अपने आप को पहला स्वतंत्र कर देते हैं। तो ये पहला स्वतंत्र चंदेल शासक बनते हैं। इन्होंने ही महाराजा धीराज की उपाधि ली। तो मैंने बताया ना, जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र या घोषित करता है तो वो महाराजा धीराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियाँ लेता है। तो इन्होंने खजुराहो के अंदर विनाथनाथ मंदिर बनवाया था। इसके बाद में ये विद्याधर आते हैं। तो विद्याधर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब क्या कहते हैं महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। प्रतिहार वंश का एक शासक था राजपाल। तो ये राजपाल भी काफ़ी कायर था। तो ये युद्ध के मैदान छोड़ करके भाग जाता है। तो इनके पास शरण लेने के लिए जाता है विद्याधर के पास। तो विद्याधर शरण देने के बजाय इसको कहते हैं तो तेरे राजपूत होने पर धिक्कार है। तो इसके बाद में इसकी हत्या कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में खुद लड़ने जाते हैं और विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था खजुराहो के अंदर। तो खजुराहो मैंने आपको 3 मंदिर बताए, लक्ष्मण मंदिर, विनाथनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव। तो तीनों याद रखने हैं आपको किसने किसने बनवाए थे। तो इसके बाद हमें एक विजयपाल देखने को मिलता है। तो ये विजयपाल एक अंतिम शासक है जहाँ से चंदेल शक्ति का विघटन शुरू हो जाता है। और इसमें परमार्दी देव। तो परमार्दी देव की कहानी भी मैंने बताई थी। ये भी कायर था। जब पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया तो इसके बाद में इसके सेनापति जो थे आला उदल, वो दोनों करके लड़ाई लड़ते हैं। और इसमें जैसे हम महोबा की लड़ाई के नाम से जानते हैं फेमसली, महोबा की लड़ाई। और ये अंतिम शक्तिशाली तो कहना ही गलत है,
हाँ, शक्तिशाली तो नहीं था क्योंकि युद्ध छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भाग गया था ये भी। और ये वाली बात मैंने आपको बताई। लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन, कंदरिया महादेव मंदिर ये विद्याधर, और एक विनाथनाथ टेम्पल था वो किसने बनवाया था? धंगदेव ने। ये मंदिर देख सकते हैं आप कितना भव्य है। और इसी तरीके के मतलब ऐसे ही ग्रैंड जो टेम्पल्स हैं तो हमने वो चोला डायनेस्टी में भी हमने देखे थे, जो जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर वगैरह। तो ओके, तो इसके बाद में हम देखते हैं मालवा के परमार। तो परमार का मतलब ये होता है दुश्मनों को मारने वाला। ये मैंने वशिष्ठ की गाय चोरी की कहानी बताई थी आपको कि किस तरीके से अग्नि के कुंड से 4 डायनेस्टीज निकल के आती हैं। हाँ, और उसमें परमार भी थे। ये जनरली शिव के उपासक थे, लेकिन इन्होंने जैनों को भी संरक्षण दिया था। हाँ, इनकी राजधानी पहले मध्य प्रदेश के धार में हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने शिफ्ट करके मांडू में शिफ्ट कर दी इन्होंने। 1 सेकेंड। तो हमने देखा कि इनकी राजधानी मांडू धार हुआ करती थी, उसके बाद में शिफ्ट कर देते मांडू के अंदर। तो इसमें बस जो किंग्स की क्रोनोलॉजी उसको हम देखेंगे। यहाँ पे उपेंद्र इसका संस्थापक माना जाता है अर्ली 9th सेंचुरी में। और फिर सियाकाटू, मुंज, फिर ये सिंधु राजा में एक बात याद रखनी कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, नवसह सांख्यचरित। अभी तक ये पूछा नहीं गया है, हाई प्रोबेबिलिटी लग सकती है इसकी कि पूछा जाए। और ये याद रखना कि पद्मगुप्त ने लिखी थी इनके दरबारी कवि थे नवसह सांख्यचरित्र। पूछा जा सकता है कि नवसह सांख्यचरित्र किसने लिखी है? पद्मगुप्त ने। किससे संबंधित है? तो सिंधु राजा से संबंधित है। किस वंश का जा सकता? तो मालवा के परमार थे। इसमें भोज तो एक याद आ रहा होगा आपको, जब हम प्रतिहार डायनेस्टी पढ़े थे हमने वहाँ पे एक मिहिर भोज के बारे में पढ़ा था। हाँ, ठीक है। तो लेकिन ये भोज दूसरे हैं। तो ये काफ़ी सिंधु राजा के बेटे थे और मुंज का भतीजा। तो वो खास काम का नहीं है, लेकिन इन्होंने परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि ली और न्यायप्रिय राजा थे। इन्होंने सरस्वती मंदिर भी बनवाया धार के अंदर, भोजपुर का निर्माण कराया। ये भोजपुर वेटलैंड हमें आज देखने को मिलता है। ये रामसर साइट के रूप में आज क्लासिफाइड हो चुका है। ये MP में हमें देखने को मिलता है, याद रखना, भोजपुर वेटलैंड। तो ये भोजपुर इन्होंने ही बनवाया था। हाँ, फिर ये जैसे वहाँ देखने को मिलते हैं, फिर लक्ष्मण देव। और फिर इसके बाद में देखते हैं धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1305 में जो इस वंश के अंतिम राजा महालकादेव की हत्या करके खत्म हो जाता है इनका। ठीक है, बस याद रखना है इनका संस्थापक कौन था, किंग्स की क्रोनोलॉजी। बस यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा आइडिया रहे तो अच्छी बात है बस। अब यहाँ पे हम गुजरात के चालुक्य डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। हाँ, गुजरात के चालुक्य ने सोलंकी राजपूत। तो इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। हाँ, आधुनिक पाटन के नज़दीक पड़ती है ये पाटन, अनहिलवाड़ा। तो इनकी राजधानी थी अनिलवाड़ा। तो इसका भी वंश का संस्थापक मूलराज फर्स्ट था। अच्छा, मैं चालुक्य के बारे में थोड़ा सा एक बारी क्लैरिटी कर दूं कि हम चालुक्य के बारे में क्या देख चुके हैं। तो 1 सेकेंड देख लेते थोड़े से हमने क्योंकि कई सारी जगह चालुक्य पढ़ा है, तो इस वजह से 1 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे मैप लगाता हूँ एक, फिर उसके बाद देखते हैं हम। तो देखिए, हमने एक पढ़े थे पश्चिमी चालुक्य। हाँ, तो इनका टाइम पीरियड जो था वो कब था? वो 6th सेंचुरी में था, 6th सेंचुरी AD। जहाँ पे हमने क्या कहते हैं, जो पुलकेशिन 2, पुलकेशिन फर्स्ट, हाँ, विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2 के बारे में पढ़ा था। हाँ, और इसी में हमने इसी टाइम पीरियड में हमने देखा था यहाँ पे एक वेंगी चालुक्य। और हाँ, अब अभी हम जो देखने वाले हैं, हमें एक शाखा और देखने को मिलती है चालुक्यों की, जो गुजरात में रूल करती है। यही है, सोलंकी चालुक्य कहलाते हैं ये लोग। गुजरात के चालुक्य, सोलंकी चालुक्य। अब इसके साथ ही हमें ना एक शाखा और देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाले जो पश्चिमी चालुक्य थे, हाँ, ये पश्चिमी चालुक्य, जब इनका टाइम पीरियड एंड होता है, हाँ, तो इसके टाइम पीरियड एंड होने के बाद हमने देखा था कि यहाँ पे कौन आए थे? दक्कन में राष्ट्रकूट आए थे। तो राष्ट्रकूटों के बाद कौन आता है यहाँ पे? तो राष्ट्रकूटों के बाद हम देखते हैं कि मालवा के परमार अलग स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चालुक्यों की शाखा देखने को मिलती है, जिसको हम कल्याणी के चालुक्य बोलते हैं, या बाद के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। हाँ, ये इनका जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो 11th से लेकर के 13th सेंचुरी के बीच का टाइम स्पान है इनका। तो इनको बाद के चालुक्य भी बोलते हैं। ये कल्याणी लोकेशन कहाँ पे आती है? तो कर्नाटक के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो अभी हम सोलंकी के चालुक्य पढ़ रहे हैं और कल्याणी के चालुक्यों को भी देखेंगे, बस खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा ऊपरी से देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेंगी के चालुक्यों का एंड होता है, तो यहाँ पे हमें काकातियास देखने को मिलते हैं। हाँ, और यहाँ पे नॉर्थ साइड में हमें देवगिरी के यादव देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे तो ये अभी देखेंगे हम, यहाँ पे चोड़ गंगा डायनेस्टी देखने को मिलेगी हमें, गंगा डायनेस्टी, वो भी 12th 13th सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड के हैं।
बस इतना टाइम पीरियड और इनके थोड़े से किंग्स के और डायनेस्टीज़ के नाम याद रहे ना, तो बस काफ़ी ये है। और ये मूलराज देखा हमने, तो इसमें भीम प्रथम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो याद रखना है कि महमूद गजनबी के गुजरात पर आक्रमण इसी के टाइम पीरियड में हुआ था, और इसने रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन खास सफल नहीं हो पाए। और कहाँ पर अटैक किया था इसने, जो महमूद गजनबी था उसने सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर। और इन्होंने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। रानी की वाव, अपनी जो इनकी रानी थी उदयमती की याद में इन्होंने रानी की वाव बनवाई थी, जो कि आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है और हमें इंडियन करेंसी के बैक में भी देखने को मिलती है। इन्हीं के काल में इनके एक मंत्री हुआ करते थे बिमल शाह। हाँ, तो इनके द्वारा माउंट आबू में एक मंदिर बनवाया जाता है जिसको हम बिमल शाही टेम्पल या माउंट आबू का जैन मंदिर बोलते हैं। तो ये ऋषभ देव को समर्पित है, पहली बात तो याद रखना। और संगमरमर से, पत्थर से, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो ये बिमल शाही टेम्पल कब का है, तो बस 11वीं सेंचुरी का। इसके बाद में एक करण आते हैं, तो इन्होंने कर्णावती की स्थापना की थी, जिसको आज के समय पे हम अहमदाबाद बोलते हैं। तो भीम फर्स्ट याद रखना, मूलराज फर्स्ट और करण, और फिर जी जैसे महा या सिद्धराज। इनके काल में हमें जी हेमचंद्र देखने को मिलते हैं। जी काफ़ी फेमस जैन पोइट हैं। और पोइट क्या है, मतलब ये नाटककार भी थे इनकी, मतलब और व्याकरणविद भी हैं, तो इनकी हमें कई सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो हेमचंद्र के बारे में इन्होंने पौमचर्यु लिखी थी, ये रामायण का जैन वर्जन देखने को मिलता है हमें। और इनके काल में एक रणक देवी मंदिर भी बनता है। रणक देवी एक्चुअली में था क्या कि इनका एक राजा के साथ में लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद में इनको उसकी पत्नी के साथ विवाह संबंध रचाने का इनकी इच्छा हुई। लेकिन इनकी जो रानी थी रणक देवी, वो कहती हैं कि नहीं, मैं आपके साथ में विवाह संबंध नहीं बना सकती। तो उसके बाद में ये कहती हैं कि मुझे सती होने की अनुमति दी जाए। तो उसके बाद में ये अनुमति दे देते हैं, और इनकी जो जहाँ पे सती हुई थी रणक देवी, वहीं पर रणक देवी मंदिर हमें देखने को मिलता है। तो पौमचर्यु ने ये जिस सिद्धराज थे इनको काफ़ी गाइड किया। फिर इनके बेटे, सिद्धराज के बेटे थे कुमारपाल, इनको भी काफ़ी गाइड किया था आगे। और कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। फिर हमें भीम 2 देखने को मिलते हैं। तो भीम 2 ने ऐबक को पराजित किया था। तो भीम फर्स्ट ने तो नहीं रोक पाया था उसके आक्रमण को, महमूद गजनबी की, लेकिन इन्होंने भीम 2 ने इनके आक्रमण को रोका, और मोहम्मद गौरी की घुसपैठ को भी रोका था कयादरा की लड़ाई में। तो एक ये याद रखना है। अब इसके बाद में कन्नौज के गहड़वाल, तो बस इतना याद रखना है। सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाते हैं। संस्थापक चंद्रदेव थे 1090, दैट मीन्स 11वीं सेंचुरी के एंड में। चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, दिग्विजय चंद्र। ये जयचंद्र इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने चंदावर का युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी के साथ में 1194। और अगर आपको याद हो तो ये जयचंद्र क्या कहते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके मौसेरे भाई हुआ करते थे। और पृथ्वीराज चौहान का इनकी बेटी संयोगिता के साथ में प्रेम संबंध भी था। तो ये इनको भगा लाते हैं, प्रेमचंद जो जयचंद्र की बेटी है उसको भगा लाते हैं। तो इससे जयचंद्र को काफ़ी गुस्सा आता है, और बताते हैं कि जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को मदद की, पृथ्वीराज चौहान को किस तरीके से हराया जाए उस तरीके से। तो जयचंद्र को हमें इसलिए याद रखना है। लेकिन फिर मोहम्मद गौरी इनको भी चंदावर के युद्ध में हरा देता है, और उसके बाद में ये शर्म के मारे गंगा में डूब करके अपनी जान दे देते हैं। तो हमने देखा नॉर्थ इंडिया में क्या क्या चल रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा कश्मीर डायनेस्टी के बारे में। कश्मीर में भी हम सिर्फ डायनेस्टीज को देखेंगे, ज़्यादा नहीं। पहली बात तो याद रखना कि कश्मीर की हमें जो जानकारी मिलती है उसका सोर्स क्या है, राज तरंगणी, जिसको किसने लिखा था, 12वीं सदी में लिखा था, कल्हण ने लिखा था। कल्हण ने। और ये 8 खंडों में जो खंड है वो तरंग कहलाते हैं, तरंग। तो हमें यहाँ पे हमें 3 डायनेस्टीज का जिक्र ज़्यादा मेजरली देखने को मिलता है। तो पहले तो करकोटा डायनेस्टी है, फिर उत्पल डायनेस्टी, और एक यक्षरा डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो करकोटा डायनेस्टी के संस्थापक थे दुर्लभवर्धन संस्थापक, और ये आप देख सकते हैं ये 7वीं सेंचुरी AD के हैं। तो हिंसांग ने जब कश्मीर का दौरा किया था तो उस समय ये थे, और दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हर्ष के समकालीन थे। क्योंकि हर्ष का टाइम पीरियड कब था, 606 से लेकर के 647 AD के बीच का था, और इनका भी 625-634 के बीच का है। तो इस वजह से इस वंश का जो फेमस शासक है ललितादित्य मुक्तापीड़, ये काफ़ी वही है जो नॉर्थ इंडिया में जाकर के अटैक करके भी आता है पाल डायनेस्टी पे। तो शानदार सम्राट, और कन्नौज के यशोवर्मन पर भी फतेह करते हैं। और कश्मीर के अनंतनाग जिले में मारतंड सूर्य मंदिर बनवाया इन्होंने। तो हमने भी देखा था मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था, वो चालुक्य डायनेस्टी है, सोलंकी के चालुक्य, और इनमें से ये मारतंड का सूर्य मंदिर कश्मीर के जो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनवाया। इस पर ये वज्रादित्य आते हैं, विजय जयपीठ आते हैं, तो खास काम के नहीं है। मुझे ललितादित्य मुक्तापीड़ किस डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी के थे, इंपॉर्टेंट बस। उसके बाद में हमें एक उत्पल डायनेस्टी देखने को मिलती है। उत्पल डायनेस्टी में अवंतीवर्मन संस्थापक थे इसके, और ये भी 9वीं सेंचुरी के हैं। अवंतीवर्मन उत्पल साम्राज्य के संस्थापक, और शंकर वर्मन तो पंजाब गुजरात में सैन्य अभियान किए। तो बस इतना ही है। ये 3 शब्द हैं, थोड़ा सा याद रखिए अगर कहीं दिखने को मिलते हैं तो तंत्रिन यानी पैदल सिपाही का शब्द। इकंगा
एकंगा शाही अंगरक्षक का शब्द, और दमार मतलब भूमि प्रमुख, तो दमार मतलब भूमि प्रमुख को कहते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स चलते थे इस समय जो कश्मीर के अंदर। तो तंत्रिन पैदल शाही सेना, पैदल सिपाही का शब्द, और एकंगा शाही अंगरक्षक का शब्द, दमार भूमि प्रमुख। ये यक्षरा डायनेस्टी देखने को मिलती है। यक्षरा डायनेस्टी, ये यक्षरा डायनेस्टी में हमें बस एक रानी को याद रखना है, रानी दिद्दा। ये रानी दिद्दा को जो कलहण है, कलहण ने अपनी राज तरंगिणी के 6वें तरंग में इनका जिक्र किया है, और बताते हैं कि रानी दिद्दा काफ़ी चरित्रहीन टाइप की औरत थी। इनका एक अपने माली के साथ में प्रेम संबंध हुआ करता था, और उसकी अंधविश्वास करती थी उसके ऊपर, और बताया जाता है कि इन्होंने अपने जो नाबालिग पुत्र थे उनको मरवा दिया था उसके वजह से। तो इस वजह से इन पर काफ़ी चरित्रहीनता का आरोप लगाते हैं ये। तो रानी दिद्दा का नाम याद रखना, यक्षरा डायनेस्टी। और यहाँ पे एक लोहार वंश देखने को मिलता है। यक्षरा डायनेस्टी के बाद में हमें लोहार डायनेस्टी की स्थापना देखने को मिलती है, लोहार। तो हमने अभी तक देखा, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, करकोटा, उत्पल और लोहार। कुल करके याद रखिएगा। ये यक्षरा थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन इसका काम का नहीं है। रानी दिद्दा का नाम इंपॉर्टेंट। तो और कश्मीर के शासन में हमें कलहड़ में 3 महिलाओं का जिक्र देखने को मिलता है। एक यशोवती, गोनंद डायनेस्टी, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन गोनंद डायनेस्टी के बारे में, लेकिन जो कलहड़ की राजतरंगिणी है उसमें इनका जिक्र दिया गया है। हाँ, एक ये सुगंता उत्पल डायनेस्टी की, और दिद्दा तो हमने देखा यक्षरा डायनेस्टी की। तो 3 मेजर डायनेस्टी कौन कौन सी, क्रम से याद रखना है। कुल, तो कुल करकोटा, यू फॉर उत्पल, और एल फॉर लोहार डायनेस्टी। और इसी में ये गोनंद डायनेस्टी की जो थी ये यशोवती, महिलाओं के सेंस में देखा है। तो उत्पल डायनेस्टी की सुगंता, ये सुगंधा बोलते हैं, सुगंधा उत्पल, और दिद्दा तो यक्षरा डायनेस्टी की होगी। इसमें भी एक, अच्छा, इसी टाइम पीरियड में हमें एक हिंदू शाही डायनेस्टी भी देखने को मिलती है। अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये ऊपर की साइड में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमें यहाँ पे ये हिंदू शाही डायनेस्टी देखने को मिलती है। इनके बारे में सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहला तो इनका रीजन क्या था, टाइम पीरियड वही 9 to 12 सेंचुरी के बीच का, और इसका जो संस्थापक था वो वासुदेव था। इनकी कैपिटल थी उदभांडपुरम, जो वर्तमान में पाकिस्तान के उंद करके एक सिटी है पाकिस्तान में, वहाँ पे पड़ती है ये। उन्होंने अपनी राजधानी बाद में एक और बनाई थी वहहिंद करके। तो वहहिंद भी इनकी एक कैपिटल हुआ करती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के शासकों के साथ अपने विवाहपूर्ण संबंध भी बनाए थे। और इसमें हुआ क्या था, जब महमूद गजनवी ने अटैक किया था, तो उसमें महमूद गजनवी का एक इसका समकालीन शासक था जयपाल करके। तो जयपाल ने इनके साथ में लड़ाई लड़ी थी बैटल ऑफ पेशावर 1001 के अंदर, और जिसमें ये पेशावर क्या कहते हैं, ये जयपाल हार जाता है। इसके बाद में आनंदपाल आता है, इसके बाद में जयपाल का बेटा आनंदपाल, और ये भी बैटल ऑफ चाच लड़ता है ये महमूद गजनवी के साथ में। और फिर बाद में ये भी हार जाता है, लेकिन फिर ये महमूद गजनवी इसको अपना सामंत के रूप में एस्टेब्लिश करता है। और इसके बाद के जो भी शासक आते हैं वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है, इसमें एक वासुदेव संस्थापक, फिर जयपाल और आनंदपाल। ये जयपाल ने कौन सा बैटल ऑफ पेशावर लड़ा था, पेशावर की लड़ाई 1001, और आनंदपाल ने बैटल ऑफ चाच 8 चाच की लड़ाई 1008। दोनों ही हार जाते हैं महमूद गजनवी से। तो महमूद गजनवी, तो इसका टाइम पीरियड 970 से 1031। भारत की समय स्थिति, इसने तकरीबन 17 बार अटैक किया था भारत पे। सोमनाथ मंदिर पे काफ़ी सारी लूट मचाई इसने। और भारत की पश्चिमी सीमा पर हिंदू राजवंश का शासन था उस समय, और इसका विस्तार पंजाब से काबुल तक था। इनकी राजधानी वहहिंद थी। और जयपाल और उसका पुत्र आनंदपाल इस साम्राज्य के प्रमुख शासक थे, और कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था उस समय, जिस पर लोहार वंश का शासन चलता था उस टाइम पे। एक प्रश्न है, जरा इसको ट्राई करके देखते हैं। तो हिंदू शाही साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार पंजाब से काबुल तक था, और इसकी राजधानी वहहिंद थी। बिल्कुल सही है। वहहिंद के अलावा अगर उदभांडपुरम भी देखने को मिले तो वो भी सही ही होगा। हिंदू शाही शासक जयपाल महमूद गजनवी का समकालीन था। बिल्कुल, जयपाल और आनंदपाल दोनों ही समकालीन थे। हिंदू शाही ने अपने निकटवर्ती राज्य कश्मीर के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध थे। बिल्कुल, तो केवल 2 केवल तीनों, सभी तीनों या कोई नहीं। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, सभी तीनों सही हैं इसके। तो हिंदी शाही राजधानी उत्तर पाकिस्तान, कश्मीर और पूर्वी अफगानिस्तान तक इनका टाइम पीरियड था। तो ये 9 से 11वीं सदी तक चलते हैं। यहाँ पे एक डायनेस्टी और देखने को मिलती है हमें, त्रिपुरी की चेदी। तो ये त्रिपुरी डायनेस्टी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। त्रिपुरी की चेदी डायनेस्टी, इनको कल्चुरी भी बोलते हैं, त्रिपुरी की कल्चुरी। तो इनका जो साम्राज्य था वो नर्मदा से गोदावरी के बीच का था, और इस बीच के रीजन को दहल मंडल बोलते थे उस टाइम पे, दहल मंडल। ये भी प्रतिहारों के अधीनस्थ थे। और 10वीं शताब्दी में ये स्वतंत्र घोषित कर दिया था इन्होंने। इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। ये त्रिपुरी वही है जहाँ पे हम देखेंगे, आप अगर
जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, तो जहाँ उन्होंने की थी ना त्रिपुरी क्राइसिस करके हम पढ़ते हैं 1939 का, हाँ, जहाँ पे फिर वो अपना त्यागपत्र दे के चले जाते हैं, तो ये त्रिपुरी यहीं पे आयोजन हो रहा था उसका। तो इसका संस्थापक कोक्कल था, कोक्कल 9वीं सदी। और ये युवराज फिर लक्ष्मण राजगंगे लक्ष्मीकर्ण, यशकर्ण और जयसिम्हा, तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कुक्कल को थोड़ा याद रखना। बस टाइम पीरियड और इनका संस्थापक कौन है इतना पर्याप्त है। ये बंगाल में सेन डायनेस्टी, तो हमने देखा था पालों की बाद में कौन आती है, सेन डायनेस्टी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक ये हिंदू राजवंश था, और इनकी जानकारी हमें देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, उससे पता लगती है विजय सेन का है देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन। तो ये विजय सेन इसका संस्थापक था, और इनकी 2 राजधानियाँ होकर थी, विक्रमपुरा और विजयपुरा। और इसके बाद में ये बल्लाल सेन इसका बेटा आता है, इन्होंने नवद्वीप को राजधानी बनाया, ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, हाँ, नवद्वीप। और इन्होंने धनसागर अद्भुत सागर नाम की तो बुक भी लिखी थी। फिर लक्ष्मण सेन आता है, और जयचंद को परास्त किया था इसने, याद रखना एक छोटी सी बात। और इसके दरबारी के भी जयदेव थे, जयदेव। और इनके अन्य दरबारी कवियों में धोई और एक उमापति धर भी देखने को मिलते हैं। और फिर तो लास्ट में आपको बताइए कि जब मोहम्मद गौरी आता है, तो उसके बाद में जो उनके 2 मुख्य सेनापति थे, एक तो बख्तियार खिलजी था और एक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नॉर्थ इंडिया में रह जाता है, और ये ईस्ट की ओर बढ़ता हुआ पश्चिम बंगाल पर अटैक करता है, जहाँ पर जाकर के काफ़ी तहस नहस मचाता है ये बख्तियार खिलजी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डायनेस्टी भी सिमट जाती है। अब उड़ीसा में क्या चल रहा था, तो उड़ीसा में ये एक चोड़ गंग डायनेस्टी देखने को मिलती है, इसको हम गंग डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो ये हिंदू राजवंश था, इनकी राजधानी कलिंगरा थी, कलिंगरा। तो ये कलिंगरा आधुनिक श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के आसपास के रीजन था ये, हाँ, इनकी मतलब सटा हुआ रीजन था उड़ीसा से। इसका संस्थापक अनंत बर्मन चोड़गंग था। तो ये अपने आप को पश्चिमी गंग, जो हमने मैसूर के पढ़े थे ना, पश्चिमी गंग, उनसे और ये चोल राजवंश से अपने संबंधों को जोड़ने का दावा करते हैं। क्योंकि हमने भी देखा था उस टाइम पे कि ये लोग जो पश्चिमी गंगे और जो चोल शासक है, ये अपने आप की शक्ति को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लेते थे। तो इस वजह से ये अपने आप को इनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इनका टाइम पीरियड 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक हम देखने को मिलता है कि इन्होंने कलिंग पे शासन किया। तो अनंत बर्मन चोड़गंग का नाम इसलिए याद रखना, इन्होंने पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। और ये टाइम पीरियड अगर आप देख पा रहे हो तो 12th सेंचुरी में बनवाया था। फिर ये इनके बेटे आते हैं नरसिंह देव, तो इन्होंने कोणार्क मंदिर बनवाया था, ये 13th सेंचुरी में बना था। बस क्रोनोलॉजी याद रखनी है, पहले जगन्नाथ मंदिर बनता है, फिर कोणार्क मंदिर बनता है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो तीनों सूर्य मंदिरों में देखें तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, मोढेरा का टेम्पल देखा था, भीम फर्स्ट ने बनवाया था, हाँ, सोलंकी की चालुक्य डायनेस्टी। फिर हमने देखा था ललितादित्य मुक्तापीड ने बनवाया था, कौन सा, जम्मू कश्मीर में, याद कीजिए कौन सा था, ये मोढेरा का टेम्पल हो गया, क्या नाम था उसका, एक सेकेंड लिखते हैं, यस, मार्तंड का सूर्य मंदिर, हाँ, मार्तंड का सूर्य मंदिर। और ये तीसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर। ये तकरीबन 10th 11th सेंचुरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसको। और ये कोणार्क का मंदिर ये 13वीं शताब्दी में, ये 13th सेंचुरी। तो बस क्रोनोलॉजी याद रखिएगा यहाँ पे। और संस्थापकों के नाम भी पता है, मोढेरा का भीम प्रथम, मार्तंड का सूर्य मंदिर, ललितादित्य मुक्तापीड करकोटा डायनेस्टी के, और कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग डायनेस्टी नरसिंह देव ने बनवाया था। और 15वीं शताब्दी में इनका अंत हो जाता है। कल्याणी के चालुक्य, तो ये मैंने बताया था आपको, ये कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी जो चालुक्य हमने पढ़े थे, जो पुलकेशिन फर्स्ट और पुलकेशिन 2 वाले, उनके बाद में वहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी आती है, फिर ये दोबारा से रीमर्ज होते हैं। तो इन्हीं को हम कल्याणी के चालुक्य या बाद के चालुक्य भी बोलते हैं, हाँ। तो 10वीं से 12वीं सदी तक इनका टाइम पीरियड। इनकी राजधानी आधुनिक बासव कल्याण यानी कि कर्नाटक के अंतर्गत कल्याण रीजन के अंतर्गत आती थी। तो इसका संस्थापक था तैलप द्वितीय। संस्थापक का नाम याद रखना है। ये सुमेर के बारे में हमने पढ़ा था, हाँ। तो सुमेर जब हम वो देख रहे थे चोल डायनेस्टी, तो चोल डायनेस्टी में हमने देखा था कि राजा धीराज ने सोमेश्वर को हराया था। फिर उसके बाद में उसका बेटा उसको पराजित करके आता है, हाँ। तो उस तरीके से ये सोमेश्वर उसी डायनेस्टी के हैं। और इसमें विक्रमादित्य 6 का नाम जरूर याद रखना है। तो ये 11th 12th सेंचुरी के हैं। पहली बात तो ये शैव मतवादी थे, हाँ। और दूसरा त्रिभुवन मल्ल की उपाधि इन्होंने ली थी। और इनके दरबार में 2 लेखक देखने को मिलते हैं। एक बिल्हण, तो ये बिल्हण जो था जम्मू कश्मीर से ही आया था इनके दरबार में, हाँ। तो इन्होंने विक्रमांक देव चरित लिखी है। तो ये किसकी, इनकी बायोग्राफी है। और ये कश्मीर से इनके दरबार में आए थे। अगर याद आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने आपको एक और बताई थी, नवसहसांक चरित। नवसहसांक चरित बताइए किसकी है। तो ये किसकी थी, तो ये सिंधु राजा की थी, सिंधु राजा। और पद्मगुप्त ने इसको लिखा था, पद्मगुप्त।
बिल्कुल। तो ये विक्रमांक देव चरित्र, नवशंसांक चरित्र दोनों याद रखनी है आपको। और इन्होंने मल्लिकार्जुन मंदिर, कल्लेरा मंदिर भी बनवाए थे, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक इनके अन्य दरबारी थे बिजनेर। तो हमने कई सारे डायनेस्टीज़ को एक साथ देख लिया है। हाँ, वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक साथ याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से एक दो प्रश्न आए हैं, जरा उनको देख लेते हैं। तो ये पहला वाला तो हम देख ही चुके हैं। तो हाउ मैनी अबव डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम इन अर्ली 8th century AD। तो कौन कौन से थे? तो मतलब 8वीं शताब्दी तक इन्होंने किन किन ने अपना जो वंश था वो स्थापित कर दिया था। तो कौन कौन से थे? तो होयसल थे। होयसल हमें ये 13th century में देखने को मिलेंगे। अभी हमने इनको पढ़ा नहीं ना, तो हम देखेंगे बाद में, अभी इनका स्थापना नहीं हुई है। एक गहड़वाल डायनेस्टी, तो गहड़वाल डायनेस्टी हमने देखा ना, ये 10th century में एस्टेब्लिश होती है। हाँ, जयचंद वाली। और काकातिया भी हम देखेंगे, ये अभी नहीं आएंगे। हाँ, तो जो बाद की कल्याणी की चालुक्य हैं, जो बाद के चालुक्य हैं, उनकी रीजन वाले मतलब उनके जो रीजन है वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ये आंध्र वाले रीजन में। हाँ, और यादव डायनेस्टी भी अभी बाद में आई, ये 13th century में देखने को मिलेगी। जब ये क्या कहते हैं, कल्याणी की चालुक्यों का टाइम पीरियड ओवर होगा तो हमें देखने को मिलेंगे ये। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं। एक भी डायनेस्टी ने अपना टाइम पीरियड मतलब 8th century AD में अपना वंश जो है एस्टेब्लिश नहीं किया था। ये वाला भी प्रश्न हम देख ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखते हैं। फ्रॉम डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता, तो गुप्ताओं के अंत से लेकर के हर्षवर्धन के इमर्जेंस तक किसने नॉर्थ इंडिया में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो गुप्ताओं की, तो गुप्ता ऑफ मगध, यस बिल्कुल, तो इन्होंने की मतलब की क्या थी ये, मतलब मैंने बताया ना आपको कि कोई भी डायनेस्टी पूरी तरीके से एंड नहीं होती है। तो गुप्ता मगध में काम कर रहे थे ये लोग। और परमार डायनेस्टी मालवा, तो ये हमने देखा, ये मालवा वाले 10th century में आते हैं, 9th-10th century में। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, तो ये तो आई गए थे इनके थानेश्वर वाले। और मौखरी ऑफ कन्नौज, तो कन्नौज के मौखरी भी आ चुके थे। देवगिरी के यादव अभी देखा 13th century में हमें देखने को मिलेंगे ये। हाँ, और ये मैत्रक ऑफ बल्लभी, तो यस मैत्रक ऑफ बल्लभी आ चुके थे। तो इस तरीके से उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1 3 4 6, 1 3 4 6। और ये इसलिए डाला मैंने क्योंकि यहाँ पे चंदेलों का जिक्र आया है। हाँ, बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, कि तो ये कल्याण मंडप किन की मंदिरों की विशेषता थी? तो ये वैसे तो उत्तर सही, इसका उत्तर है विजयनगर एम्पायर की, लेकिन चंदेलों का जिक्र आया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया। चंदेलों के जिक्र में हमें अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि अराउंड जो जैसे कि एक कल्याण मंडप की अगर मैं यहाँ पे एक शब्द रिप्लेस कर दूँ कि जो इरोटिक आर्किटेक्चर है या इरोटिक जो स्कल्पचर्स है, वो हमें किसके इरोटिक स्कल्पचर वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। तो बताइए किस वाले में हो जाएगा? तो ये हमें देखने को मिलते हैं चंदेल डायनेस्टी के जो खजुराहो टेम्पल्स हैं। हाँ, खजुराहो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी मंदिर बने हैं वहाँ पे हमें इरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से उसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर ये एक प्रश्न आया था एक 2022 के पीटी में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इतना एफर्ट लगाया है कि हमें डायनेस्टीज के किंग्स याद हो जाए। हैं, तो किंग और डायनेस्टी का, तो नन्नू का हमने देखा था चंदेल डायनेस्टी का संस्थापक था, पहली बात सही है। जय शक्ति, अब याद कीजिए, जय शक्ति, जेजा भुक्ति और जय शक्ति विजय शक्ति हमने कहाँ देखे थे? ये भी हमने चंदेलों में ही देखे थे, बुंदेलखंड के, हाँ, ना कि परमार डायनेस्टी में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नागभट्ट 2, नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट 2 हमने कहाँ देखे थे? गुर्जर प्रतिहार में देखे थे, ये सही है। भोज राष्ट्रकूट में, भोज राष्ट्रकूट में है ही नहीं। भोज कहाँ पे अभी देखा? हमने देखा परमार डायनेस्टी में देखा था। हाँ, भोज परमार, अगर वो वाले भोज को भी ले तो हमें गुर्जर प्रतिहार में देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन राष्ट्रकूटों में तो वैसे भी नहीं है। तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा, चौथा गलत। तो इस तरीके से 1 और 3 सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स। ये एक रैपिड फायर के तौर पे मैंने इसको सारी चीज़ों को एक शायद कंसाइज कर दिया है, तो देख लेते हैं जरा। तो वेस्टर्न चालुक्याज में कौन कौन से किंग थे? तो पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2 होगा यहाँ पे। हाँ, एक कीर्तिवर्मन 2, और इसके बाद में ये दंती दुर्ग द्वारा इस कीर्तिवर्मन को मार दिया जाता है। कांची के पल्लवों में सिंह विष्णु था, हाँ, जिसने अवनी सिंह की उपाधि ली थी, हमने देखा था। फिर महेंद्र वर्मन आता है, नरसिंह वर्मन 2, हाँ, फिर दंती वर्मन, और फिर ये अपराजित, जिसको चोल किंग आदित्य 1 परास्त कर देता है। अजमेर में, तो अजमेर के जो चाहमान थे उनमें क्या? सिंहराज संस्थापक। फिर विग्रह राजा जयराज 2, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। फिर विग्रह राज 4 देखने को मिलते हैं, जो राजधानी को शाकंभरी से अजमेर लेके जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान, इनके साथ में हमने 2 बैटल्स देखी थी, 3 देखी थी। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, एक महोबा की लड़ाई जिसमें अलाउद्दीन मारे जाते हैं। फिर ये हरि राजा एक लास्ट किंग देखा था, और इसके बाद में ये हरि राजा डिफीट हो जाता है ऐबक के द्वारा। और इसके बाद में ये हरि राजा क्या करता है? अपनी
जो क्या कहते हैं, इनकी जो सागा थी उसको रणथंभौर ले जाकर के एस्टेब्लिश करता है। फिर ये रणथंभौर तक कुछ समय तक के लिए और रूल करते हैं। वहाँ पे फिर जब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करेगा तो रणथंभौर पे, तो उसके बाद में इनका पूरा दी एंड हो जाता है। चंदेलों के बुंदेलखंड में हमने देखा, क्या देखा, नन्नू का इसका संस्थापक था, फिर बागपति, फिर जयशक्ति, विजयशक्ति, इसलिए इसको इस साम्राज्य को जेजा भुक्ति भी बोलते हैं। फिर ये श्रीहर्ष आता है, फिर यशोवर्मन, फिर धंगदेव, धंगदेव, विद्याधर, तो विद्याधर कंदरिया महादेव टेम्पल बनवाते हैं। ये विजयपाल, परमार्थी देव, लास्ट वो होता है इस किंग का, मतलब इस जो किंगडम है इसका लास्ट रूलर होता है, जो युद्ध से भाग जाता है। उसके जो सेनापति होते हैं अलाउद्दीन, वो लड़ाई लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ में। सोलंकी के गुजरात, सोलंकी चालुक्य गुजरात के अंदर, जिन्हें लद्दाख के चालुक्य भी बोलते हैं, तो मूलराज वन इनका संस्थापक था। फिर भीमबन, तो जिन्होंने क्या कहते हैं मोढेरा का टेम्पल बनवाया था, रानी की बाव भी बनवाई थी, और बिमलसाई टेम्पल भी बनवाया था दिलवाड़ा के अंदर। फिर इसके बाद में ये करण, जिसने कर्णपुरा की स्थापना की थी, इसको आज के समय पे हम अहमदाबाद बोलते हैं। फिर जयसेन सिद्धराज, तो मैंने बताया था इनके दरबार में कौन थे, हेमचंद्र थे। इनके बाद में बेटा कुमारपाल आता है, इनके दरबार में भी हेमचंद्र ही इनको सलाह मशवरा दिया करते थे। हेमचंद्र कौन थे, तो जैन विद्वान थे ये। विजय भीमटू आता है, ये कयादरा की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को रोकता है। फिर गहड़वालों में भी देख लिया था हमने कन्नौज के अंदर, तो चंद्रदेव इसका संस्थापक था। तो गोविंद चंद्र खासिमपुर ने, विजय चंद्र खासिमपुर ने, बस जयचंद्र को याद रखना है। बैटल ऑफ चंदावर की लड़ाई में 1194 में ये हार जाता है। ये चंदावर नियर फिरोजाबाद के आसपास, जो उत्तर प्रदेश के अंदर फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के आसपास रीजन में ये युद्ध होता है। तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त रहेगा। और अगर इस रीजन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप करने में एबल होंगे। तो अगली क्लास में हम देखते हैं क्या देखेंगे। तो अगली क्लास में जनरली हम मेडिवल हिस्ट्री को शुरुआत करने की प्लान बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको 2 क्लास और दूंगा। तो उन 2 क्लासों में पहले तो एक लिटरेचर की क्लास होगी, जिसके अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री में अभी तक हमने जितनी भी बुक्स और लिटरेचर पढ़े हैं उन सबको एक साथ मिला करके, और दूसरी चीज़ एक जैनिज्म बुद्धिज्म के स्कॉलर्स को भी मैं क्लासीफाई करने की कोशिश करूँगा कि कौन सा विद्वान जैनिज्म से एसोसिएटेड है और कौन सा बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। इतना पर्याप्त रहेगा। फिर उसके बाद में हम एंट्री करेंगे मेडिवल इंडिया में, जहाँ पे हमारी पहली क्लास होगी अरबों का आक्रमण। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।